नमस्कार मित्रों, डिटेक्टिव चेतक में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ मैडनेस। यह कहानी पूरी तरह मेरी अपनी कल्पना पर आधारित है। एक ऐसी कल्पना जहां रहस्य, डर और पागलपन एक साथ सांस लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है यह रोमांचक और सिहरन भरी कहानी। मौत की कोई आहट नहीं होती, बस एक धुंधली सीटी बजती है और रूह जिस्म का साथ छोड़ न देती है। क्या आप इस खूनी पटरी के आखिरी स्टेशन तक अपनी धड़कनें बचा पाएंगे? हमारी इस कहानी के कैरेक्टर हैं: एक, आर्थर पेनहेलिगन, लंदन पुलिस के सबसे खतरनाक रिटायर्ड डिटेक्टिव जो अब अपनी खामोशी में सुराग ढूंढते हैं। दो, थॉमस व्हिटली, वकील, आर्थर का कानूनी सलाहकार जो हमेशा कागजों के पुलिंदों में खोया रहता है। तीन, कैप्टन स्टर्लिंग, फौजी मूंछों वाला लड़ाका जो अपनी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर को बार बार साफ करता है। चार, लेडी इजाबेला, हीरो से लदी घमंडी अमीर महिला जो हर किसी को हिकारत से देखती है। पांच, जूलियन, एक अजीब आर्टिस्ट जो अपनी स्केचबुक में केवल मरते हुए लोगों के चेहरे बनाता है। छह, पर्सिवल, ट्रेन का मुख्य सेवक, अटेंडेंट, जिसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ गहरा छिपा है। सात, मैडम ज़ारा, ओपेरा गायिका जिसके पास ऊंचे संदूकों का ढेर है। आठ, प्रोफेसर मोरी, गणित का सनकी विद्वान जो लगातार कुछ अजीब अंकों की गणना कर रहा है। नौ, मिस्टर और मिसेस बेनेट, नव विवाहित जोड़ा जो अपनी मखमली दुनिया में कैद है। 10, डॉक्टर हंस, एक जर्मन डॉक्टर जिसका काला चमड़े का बैग हमेशा उसके हाथ से चिपका रहता है। 11, फादर जॉन, एक शांत पादरी जिसके हाथ में एक पुरानी पेंडुलम वाली सुनहरी घड़ी है। 12, लोरा, एक नकाबपोश महिला जो आखिरी वक्त पर साए की तरह ट्रेन में दाखिल होती है। लंदन, 1 नवंबर 1888। रात के 11 बज रहे थे। पैडिंगटन स्टेशन पर पी सुपर जहरीला पीला कोहरा छाया था। आसमान में पूरा चांद था और तेज स्नोफॉल, बर्फबारी हो रही थी। रिटायर्ड डिटेक्टिव आर्थर पेनहेलिगन अपनी हैंडसम कैब से उतरा। यह उस दौर की सबसे स्टाइलिश 2 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी थी। इसमें 2 यात्री अंदर एक आरामदायक केबिन में बैठते थे, जबकि कोचवान ड्राइवर पीछे की ओर एक ऊंची सीट पर बैठकर लगाम थामता था। इसे लंदन का 2 व्हीलर कहा जाता था क्योंकि यह संकरी गलियों में बहुत तेज भागती थी। आर्थर ने जब इसका दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर की मखमली सीटों से पुराने इत्र की खुशबू आ रही थी। कैब से उतरते ही आर्थर ने अपनी जेब से चांदी का एक केस निकाला और एक टर्किश टोबैको की सिगरेट सुलगाई। नीले धुएं का एक लंबा कश लेकर उसने कोहरे को चीरती हुई आंखों से स्टेशन की ओर देखा। उसका भारी लगेज, जो भूरे चमड़े के 2 बड़े संदूकों ट्रंक्स में था, कुल्ली पहले ही प्लेटफॉर्म की ओर ले जा चुका था। स्टेशन के भीतर का नजारा किसी मेले जैसा था, लेकिन कोहरे ने उसे रहस्यमय बना दिया था। एक लड़का चिल्ला रहा था, जैक द रिपर का नया शिकार, मैगजीन ले लो। प्लेटफॉर्म के किनारों पर कई स्टॉल सजे थे। आर्थर एक स्टॉल के पास रुका और गर्मा गर्म पेस्ट्री, सब्जी भरी हुई पेस्ट्री और भुने हुए चेस्टनट्स का एक पैकेट लिया। बगल के स्टॉल पर बड़े बड़े पतीलों में गाढ़ा वेजिटेबल सूप उबल रहा था, जिसकी खुशबू कड़ाके की ठंड में राहत दे रही थी। वहीं पास में मजदूरों और यात्रियों की भीड़ डार्क बियर के मग टकरा रही थी। कोहरे की वजह से गैस की बत्तियां पीली रोशनी बिखेर रही थीं। ट्रेन द नाइट रेवन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इंजन से निकलती काली भाप किसी साए की तरह लग रही थी। ठीक 11:30 पर ट्रेन ने पहली सीटी बजाई और लोहे के पहिए पटरियों पर रेंगने लगे। कोच भी 12 के भीतर का नजारा किसी राजमहल जैसा था। महोगनी की लकड़ियों पर सोने का काम था। यहां यात्रियों के लिए विक्टोरियन दौर का बेहतरीन शाही शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा था। प्रोफेसर मोरी बहुत ही शिष्ट ढंग से अंगूर खा रहे थे और अपनी मेज पर द शैडोज ऑफ फेट, भाग्य की परछाइयां नामक एक रहस्यमयी पुरानी किताब PRH रहे थे। वे बीच बीच में अपनी उंगलियों से मेज पर किसी गिनती की तरह ताल दे रहे थे। लेडी इजाबेला अपनी रेशमी चद्दरें बिछाकर सोने की तैयारी कर रही थी। वो बार बार अपने गले में सजे कीमती डायमंड नेकलेस को हाथ लगा रही थी, जैसे उसे डर हो कि वह गायब हो गया है।
साथ ही वह हर 2 मिनट में अपनी आंखों में अजीब सा आई ड्रॉप डाल रही थी। अटेंडेंट परसिवल चांदी की ट्रे में मुख्य व्यंजन लेकर आया। उसने वकील व्हिटली के सामने वेजिटेबल वेलिंगटन की प्लेट रखी। व्हिटली ने जैसे ही कांटा उठाया, आर्थर ने गौर से उस डिश को देखा। ये एक बहुत ही प्रीमियम और शाही ब्रिटिश डिश थी। इसमें जंगली मशरूम, ताज़ा पालक और कद्दू के कीमती मिश्रण को एक पफ पेस्ट्री में लपेटकर ओवन में सुनहरा होने तक बेक किया गया था। ये देखने में किसी मांस की रोस्ट जैसी लगती है, लेकिन काटने पर इसके अंदर से मक्खन और जड़ी बूटियों की खुशबू आती है। वेटली ने जैसे ही उस कुरकुरी परत को काटकर फैला निवाला मुंह में रखा, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। लेकिन वह सुकून कुछ ही सेकंड का था। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया। डॉक्टर हंस अपने काले बैग को अपनी गोद में रखकर उसे थपथपा रहे थे जैसे उसमें कोई पालतू जानवर हो। जूलियन, आर्टिस्ट, अपनी स्केचबुक पर कोयले से कैप्टन स्टर्लिंग का चेहरा बना रहा था, लेकिन वह बार बार अपनी जीभ से अपनी कोयले वाली उंगलियों को चाट रहा था। ट्रेन रात के 12:15 पर स्लो स्टेशन पर रुकी। यहां फादर जॉन, पादरी, ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन यहां 5 मिनट के लिए रुकी। ठीक 12:20 पर ट्रेन दोबारा रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ दी, इंजन ने एक अजीब कान फाड़ देने वाली सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी के तड़पने की आवाज आई। जब लाइटें जलीं तो व्हिटली अपनी सीट से गायब थे। आर्थर ने टॉयलेट का दरवाजा अपनी छड़ी से तोड़ा। व्हिटली का सर धड़ से अलग था और उसे खिड़की पर टांग दिया गया था। आर्थर ने गौर किया कि व्हिटली के हाथों की उंगलियां किसी ने बड़ी सफाई से काट दी थीं। रात के 1 बजे ट्रेन मेडन हेड स्टेशन पहुंची। यहां कोई नहीं चढ़ा, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़िया सा होकर कोच बी 12 की तरफ देखकर मुस्कुराया और गायब हो गया। ट्रेन 2 मिनट बाद ही निकल पड़ी थी। इंजन ने फिर से वही अजीब सीटी बजाई। इस बार सीटी के साथ एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस हुआ। अचानक मिस्टर और मिसेस केबिन से चीख आई। आर्थर वहां पहुंचा तो देखा कि मिस्टर बेनेट का धड़ छत से लटका था और उनकी जीभ काटकर मिसेस बेनेट के हाथ में थमा दी गई थी। मिसेस बेनेट खुद अपने पति का खून अपने चेहरे पर मल रही थी। उन्हें होश ही नहीं था कि वह क्या कर रही हैं। ट्रेन रात के 1:45 पर रीडिंग स्टेशन पर रुकी। यहां से लोरा, नकाबपोश महिला, कोच में दाखिल हुई। ट्रेन यहां 10 मिनट रुकी रही। ठीक 1:55 पर जब ट्रेन चली तो इंजन ने 4 बार बहुत छोटी और 1 बार बहुत लंबी डरावनी सीटी बजाई। अचानक जूलियन, आर्टिस्ट, खड्डिया हाछा हुआ और उसने ओपेरा गायिका मडाम जारा के गले के आर पार अपनी सुई कर दी। वो एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। ब्रिस्टल पहुंचते पहुंचते कोच भी 12 श्मशान बन चुका था। आर्थर ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और व्हिटली की प्लेट से बची हुई वेजिटेबल वेलिंगटन की एक महक ली। फिर उसने तेजी से अपनी बंदूक परसिवल पर तानी। तुम्हारे दस्ताने, परसिवल, आर्थर दहाड़ा। तुम्हारे सफेद दस्तानों पर वेजिटेबल वेलिंगटन के तेल के दाग नहीं हैं, बल्कि उन पर उस आई ड्रॉप की गंध है जो लेडी इसाबेला इस्तेमाल कर रही थी। तुम ही वो शख्स थे जो यात्रियों के कानों के पीछे कुछ लगा रहे थे। परसिवल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो रूह कंपा दे। आर्थर, याद है 5 साल पहले का वो इन्वेस्टिगेशन, जब तुमने इस इंजन के डिजाइनर पे लगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस को खारिज कर दिया था? तुमने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह डिजाइन सुरक्षित है, जबकि तुम जानते थे कि यह इंजन ऐसी आवाजें पैदा करता है जो इंसान को पागल कर सकती है। तुमने रिश्वत नहीं ली थी, बस अपनी साख बचाने के लिए झूठ बोला था। परसिवल ने बताया कि उसने किसी को नहीं मारा। उस खास फ्रीक्वेंसी वाली सीटी और रसायनों ने यात्रियों के दिमाग का नियंत्रण खत्म कर दिया था। आर्थर की वह पुरानी क्लीन चिट आज इन मौतों की वजह बनी थी। तभी परसिवल ने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और उसे हवा में एक खास तरीके से घुमाया। ये कोच के कोने में लगे एक तांबे के पाइप पर टकराई, जिससे एक हल्की टिंग की आवाज हुई। यह आवाज सीधी ट्रेन के लोको पायलट, इंजन ड्राइवर के केबिन तक पहुंची। एक गुप्त कोड जिसे कोई और नहीं समझ सका। अगले ही पल परसिवल ने कोच का दरवाजा खोला। अलविदा आर्थर,
अपने गुनाहों की आवाज सुनो। वह चलती ट्रेन के पायदान से नीचे कूद गया और रात की काली धुंध और बर्फबारी में एक साए की तरह गायब हो गया। जैसे ही वह ओझल हुआ, ट्रेन के इंजन से काले धुएं का एक विशाल गुब्बार निकला और अब तक की सबसे भयानक, तेज और नुकीली सीटी गूंजी। सीटी की उस फ्रीक्वेंसी ने हवा में बचे रसायनों को फिर से सक्रिय कर दिया। आर्थर की आंखों में खून उतर आया। उसके सामने मौजूद हर यात्री, कैप्टन, लारा, प्रोफेसर मोरी, सब एक बार फिर पथराई आंखों के साथ खड़े हो गए। आर्थर ने अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लिया। मिडनाइट रेवन ट्रेन अब एक चलती हुई ग्रेवयार्ड थी जो अपनी भयानक धुन के साथ अंधेरे में विलीन हो रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे प्यारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद। और हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।